हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान को लेकर के भारत की स्थिति है, जो आक्रोश है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या क्या पाबंदियां लगाई गई है पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम में कश्मीरी हमले के बाद। तो वो जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो आप देख पा रहे हैं। पहला उसमें से जो है वो है सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कहने का मतलब है रोक दिया गया है, ये संधि पे पाबंदियां लगा दी गई हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी। ठीक है, तो अब दूसरा जो है वो अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर या बागा बॉर्डर जो है, तो बागा एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये एक गांव है। ठीक है, और अटारी जो है ये इंडिया का बॉर्डर के पास एक गांव है जिसका नाम है अटारी। तो इसी के नाम पे बागा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर रखा गया है, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच का जगह है। तो अगर दोनों की दूरी को अगर मापा जाए तो 3 किलोमीटर की दूरी पे अटारी और बागा का जो गांव है। ठीक है, तो ये जो अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर बंद कर दिया गया है, इसके द्वारा क्या होता था कि कोई भी पाकिस्तानी वैध तरीके से भारत में प्रवेश करता था। तो अब ये अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, और जो भी पाकिस्तान से वैध तरीके से भारत में आए थे उनसे ये कहा गया है कि आप 1 मई से पहले अपने पाकिस्तान लौट जाएं। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी। तीसरा जो है वो पाकिस्तान उच्च आयोग को वापस भेजा गया है। तो इसमें क्या हुआ है, पाकिस्तानी उच्च आयोग को वापस भेज दिया गया है। इसमें क्या होता था कि नौसेना, वायुसेना की एक संसदीय बैठक होती थी दिल्ली में। ठीक है, पाकिस्तान के जो दूत वगैरह होते थे वो दिल्ली में रहते थे उच्च आयोग के। तो उन्हें कहा गया है कि आप अब हमारे देश को छोड़ करके अपने देश लौट जाइए। और ठीक ऐसे ही भारत में भी भारत के जो उच्च आयोग को वापस बुला लिया गया है। जैसे पाकिस्तान के जो उच्च आयोग के सदस्य होते थे वो इंडिया में दिल्ली में रहते थे, वैसे ही आपको भारतीय उच्च आयोग जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं। ये जो होते हैं ये सलाहकार होते हैं वायुसेना के, सैन्य, नौसेना के। ठीक है, तो पाकिस्तान से उन्हें वापस बुला लिया गया है। उसके बाद जो है पांचवा जो पाबंदियां लगाई गई है वो 7 वीजा को रद्द कर दिया गया है। तो ये सभी पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, अब वो नहीं आ पाएंगे। और जो लोग पहले से भारत में आ चुके थे उन्हें खोज खोज के उनके देश भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 पाबंदियां थी जो भारत के द्वारा लगाई जा चुकी है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी पाबंदी हो जाता है जिससे पाकिस्तान अभी तिलमिला उठा है, वो है सिंधु जल संधि स्थगित। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंधु जल संधि थी क्या। तो सिंधु जल संधि की अगर हम बात करें तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जैसे हमारे देश का बंटवारा हुआ वैसे ही पानी का बंटवारा कर दिया गया। तो पानी का बंटवारा कैसे किया गया, तो 6 नदियां हैं। एक का नाम है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये जो 6 नदियां हैं इनका बंटवारा कर दिया गया है। ये जो 6 नदियां हैं ये उत्तर और पश्चिम की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इसमें से जो मेन है वो सिंधु नदी मेन है। बाकी के जो 5 हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी बहुत बड़ी है और आप इसमें कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना पानी बहता होगा और कितनी दूर तक ये जाती है नदी। तो इसी को लेकर के
पाकिस्तान में पूरी खलबली मची है क्योंकि हम लोगों ने इसके पानी को रोक दिए हैं। ठीक है, तो मैं इसी पे आपसे बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नदियों के नाम। तो ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये है सिंधु नदी। इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। ये जो नदी है ठीक इसके नीचे ये है आपकी झेलम नदी, और ठीक इसके जो नीचे आप ये नदी देख पा रहे हैं ये है चेनाब नदी। तो तीन नदियां झेलम, सिंधु और चेनाब बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, और तीन नदियां जो हैं रावी, सतलज, ब्यास वो भारत को मिली। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये जो संधि हुई है पाकिस्तान के लिए उदार थी, क्योंकि लगभग पूरी नदियों को अगर मिला दिया जाए तो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला। लेकिन ऐसा जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति के वजह से उस समय करना पड़ा था। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगी धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं जो संधि हुई थी तो पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां मिली, तो वो थी सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तीन नदियां जो भारत को मिली। उसमें से है रावी नदी, ये है सतलज नदी, और इन दोनों के जो बीच में है वो है आपकी व्यास नदी। ठीक है, तो ये जो नीचे तीन नदी देख पा रहे ये रावी, व्यास और सतलज, ये जो तीनों नदियां हैं इसका अधिकार मिला भारत को, और तीन नदियां झेलम, सिंधु, चेनाब चला गया पाकिस्तान को। मतलब संधि में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये कहा गया कि तीन नदी आप पाकिस्तान को दे दीजिए और तीन नदी भारत को दे दिया गया। ठीक है, तो ये सभी संधि में बातें हुई थी। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो पहले जो अगर सिंधु नदी की बात करें तो ये नदी जो है तिब्बत से होते हुए, ये नदी काफी बड़ी नदी है, ये नदी जो है तिब्बत से होते हुए, आप देख पा रहे हैं ये नदी क्या है, तिब्बत से, यानी यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत से होते हुए ये नदी आपको जाती है लेह में। लेह से होते हुए ये नदी लद्दाख के लेह राजधानी से होते हुए ये नदी आपको जाती है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, उसके बाद ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी इस तरह से बहती है। उसके बाद अगर बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है वो क्या है, झेलम नदी की अगर बात की जाए तो झेलम नदी अनंतनाग, एक जम्मू कश्मीर के जगह का नाम है अनंतनाग, वहां से ये नदी निकलती है। अनंतनाग से निकलने के बाद ये नदी क्या होता है, आपको वेरीनाग में जाती है। अनंतनाग जो कि जम्मू और कश्मीर के एक जिले का नाम है, और वेरीनाग जो है वो क्या है, आपको वहां के शहर का नाम है। तो अनंतनाग से ये नदी होते हुए आपको वेरीनाग में जाती है। उसके बाद 200 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में चलने के बाद ये क्या होता है, श्रीनगर में उलर झील को भरती है। ठीक है, उलर झील को, उलर झील को भरती है। उसके क्या होता है, ये नदी उलर झील को भरते हुए ये चली जाती है आपको बारामूला, जो कि कश्मीर का दूसरा एक जिले का नाम है। बारामूला में ये नदी क्या होती है, आपको चली जाती है उरी के पास। उरी जहां पे एक बार और आतंकवादी हमला हुआ था, वहां से होते हुए ये नदी आपको चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये हुई झेलम नदी की बात। अब उसके बाद बात करते हैं चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहती हुई क्या होता है, लाहौर और स्पीति घाटी में
प्रवेश करती है। ठीक है, लाहौर और स्पीति घाटी से होते हुए ये नदी आपको चली जाती है, कश्मीर से होते हुए ये नदी आपको पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों नदी जो है वो आपको मिलती है सिंधु नदी में। सिंधु नदी से होते हुए ये तीनों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, तो और बाकी के जो 3 नदी बचे भारत को मिले हुए, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, ये जो 3 नदियां आप देख पा रहे हैं, ये जो 3 नदी है रावी, सतलज और व्यास, ये नदी जो है काफी हद तक पंजाब में है। ठीक है, और यहाँ पे और हरियाणा में भी ये कृषि का आधार है। पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा में ये कृषि का आधार है, रवि, ब्यास और सतलज। और जब ये नदियां आपको जाती हैं पाकिस्तान में, जब ये तीनों नदियां मिलकर जाती हैं पाकिस्तान में, तब क्या होता है, ये तीनों नदियां जब मिलकर के पाकिस्तान में जाती हैं तो इसके पास बस बहने भर का पानी बचता है। तो ये सभी, और एक बात देखिए, ये जो आप नदियों के बारे में अभी जाने हैं तो ये थी इसकी जानकारी। अब हम लोग जानते हैं क्या सिंधु नदी के जल को रोक पाना काफी आसान होगा, तो इसे हम लोग समझते हैं इस डायग्राम से। तो देखिए, ये आपकी सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी जो लद्दाख से हो करके आपको लद्दाख की राजधानी लेह से होते हुए, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये चली जाती है पाकिस्तान में। तो क्या हुआ था कि सिंधु नदी जल का बंटवारा के पीछे एक और भी कारण है। जो अंग्रेजों ने जटिल नहर व्यवस्था बनाई थी वो विभाजन के बाद चली गई पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में चली गई है, तो अगर हम लोग अब इस पे नहर या बांध बनाते हैं तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, उसे समझते हैं। तो ये जगह जो है ये हिमालय का क्षेत्र है। ये जो आप जगह को देख पा रहे हैं ये हिमालय का क्षेत्र है। तो हिमालय जो है वो क्या करती है, लद्दाख को अलग कर देती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। और यहाँ पे एक पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो आपको अलग कर देती है उत्तर भारत के मैदान से। तो अगर समुद्र तल से ये कश्मीर की ऊंचाई की बात करें तो ये आपको हो जाएगा 1850 मीटर। ठीक है, और पीर पंजाल अगर श्रेणी की बात करें, ये पीर पंजाल श्रेणी है, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो ये एक अलग ही बसावट हो गई है ना। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो जगह है ये बिल्कुल हिमालय का क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर आप बांध या डैम कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी परियोजनाएं लाते हैं तो उसके लिए काफी समय लग सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव जगह होने के वजह से हो सकता है कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आए, है ना। तो बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे इस इलाके में जल को रोकने के लिए, सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो पानी को हम लोग ज्यादा देर संग्रहित करके रख नहीं सकते हैं, और दूसरी बात इसे उत्तर के क्षेत्र में भेजना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है। कर्नाटक, महाराष्ट्र एक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए पानी के बहाव को हम लोग इधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिंधु नदी जल के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ भी कर पाते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी भारतीयों के लिए पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान किस तरह से खलबला उठे हैं। तो अगर हम लोग इस पे कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अगर हम लोगों को सफलता मिलती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस नदी की अगर बात की जाए तो ये नदी जो है इसमें बहाव के हिसाब से बात की जाए तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसमें पानी बहता है। ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के मतलब ये
ये बहाव है इसका। और अगर इसमें कितनी पानी बहती है इसकी बात की जाए तो 207 घन किलोमीटर इसमें सालाना पानी बहता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी की स्थिति क्या है और ये कितनी समृद्धशाली नदी है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी 90% जो अर्थव्यवस्था है, कृषि है, जो भी चीजें हैं वो सभी इसी नदी पे डिपेंड करती है। और इसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अगर आप देख रहे होंगे हमने तो पाबंदियां 5 लगाई है, लेकिन बार बार वो इसी को लेकर के तिलमिला उठे हैं। तो कारण क्या है, अब एक बात जो और है उससे समझते हैं। तो कारण ये है कि देखिए ये इतनी समृद्धशाली नदी होते हुए भी पाकिस्तान क्या किए हैं, इस नदी का ऐसे दोहन किए हैं, ऐसे दोहन करते हैं वो लोग कि इसमें कई किलोमीटर समुद्र का पानी आ गया है। ठीक है। और भारत पे भी वो, अभी की तो बात हटा दीजिए, पहले बहुत बार ये आरोप लगा चुके हैं कि भारत जो है वो बांध के फाटक अचानक से खोल देता है जिससे उनके यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग पहले कुछ करते नहीं थे तो वो इतने तिलमिलाते थे। अभी तो सरकार ने बहुत बड़ी एक्शन लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं अभी उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों से जुड़ी जरूरी बातें। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये बहुत अच्छा मौका है, सभी भारतीय एकजुट हैं। तो सभी जगह पे, सभी राज्यों में अभी आक्रोश देखा जा रहा है। तो सरकार को ये विश्वास दिलाना होगा कि जब 370 धारा हटी थी तो उस समय पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो आधा मरे थे, लेकिन ये 5 नियम लगाने के बाद वो पूरा मर जाएंगे। तो ये सरकार को विश्वास दिलाना होगा, तभी फिर से कश्मीर में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और कश्मीर पहले जैसा हो पाएगा। ठीक है। तो ये सभी थी जरूरी जानकारियां। और पाकिस्तान की जो हालत है वो ऐसी ही बनी रहे और भारत की जो स्थिति है पाकिस्तान को लेकर के वो शांत नहीं होनी चाहिए जब तक हम लोग उनसे अपना बदला ना ले लें। ठीक है। तो ये सभी चीजें थी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, हमारी टॉपिक और हमारी बातें आपको समझ आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।